नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ वॉर के बीच भारत पर अब दुनिया का भरोसा और मजबूत हो रहा है। मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के भारत के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है। अब कनाडा और ब्राजील भी भारत के साथ बड़े करार की तैयारी में है। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों का दौरा होने जा रहा है। कनाडा की टीम पहले से ही भारत में है और ब्राजील के राष्ट्रपति खुले मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी को सबसे भरोसेमंद लीडर करार दे चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ ट्रैक को डिरेल करने के लिए दुनिया भारत के साथ आना चाहती है। अगर दावोस में सबसे ज्यादा तल्ख टिप्पणी किसी ने की थी रागी जी, तो वो कनाडा से, बिल्कुल कनाडा की तरफ से ही ये टिप्पणी आई थी और अब ट्रंप तो ऐसा लग रहा है बड़ा बुरा उलझ गए हैं। देखिए, ट्रंप ने जिसे कहते हैं ना कि जो निश्चित है, जो निश्चित को छोड़ कर के अनिश्चित की तरफ जाता है, उसका जो है वो अनिश्चित का तो कोई संभावनाएं कम होती है, लेकिन निश्चित जो है वो भी नष्ट हो जाता है। तो अमेरिका के ये सारे मित्र देश थे जिनको जिसे कहते हैं ना चलती साइकिल में पंचर, ये उंगली फंसा देना, तो उन्होंने सभी अपने मित्र देशों को नाराज कर लिया है टैरिफ वार में। अब हो सकता है कि तात्कालिक लाभ उनको मिले, लेकिन लंबे समय के लिए, जिसे हम कहते हैं ना, अमेरिका को हम क्यों जानते हैं कि अमेरिका को हम इसलिए मानते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन ये तभी संभव है, ये क्या हेजेमनी अमेरिका की बराबर बनी रहेगी यदि वो बाकी देशों से कट जाता है या बाकी देश उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। यदि नाटो के देश और यूरोपियन यूनियन के देश जो है आज के दिन में अविश्वसनीय साथी यदि बन जाते हैं, तो क्या अमेरिका का वर्चस्व आने वाले दिनों में वैसा ही रहेगा? जब ये सवाल जो है अफगानिस्तान को लेकर के ट्रंप ने किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि हमारे कितने जवान शहीद हुए अफगानिस्तान में, हम तो लड़ने गए थे, आप ही के साथ लड़ने गए थे, लेकिन हमारे जवान वहां पर शहीद हुए हैं। आप उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमने ही सिर्फ ऑपरेशन किया। दूसरी जगह आप कहीं भी है, भूमध्य सागर के अंदर भी यदि इजराइल के साथ भी यदि वॉर चल रहा था, तो उस समय भी ब्रिटिश नेवी तो वहां पर ऑपरेशन में थी ना जी, ऑपरेट कर ही रही थी। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने आज के दिन में सारे अपने मित्र देशों को नाराज कर दिया है और स्वाभाविक है कि भारत एक बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और उसके साथ लोग आना आज के दिन में पसंद रहे। हो सकता है कि 20 साल पहले ये बातें होती तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन आज जो है, चूंकि भारत दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, आर्थिक ताकत, तो स्वाभाविक है इतना बड़ा एक बाजार है। 100 बिल्कुल ठीक सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि कनाडा के विषय पर ही अगर एक छोटी सी टिप्पणी राहुल जी लिए जाए कि कनाडा और भारत के रिश्तों में बहुत दूरियां थी, 2 साल यूं कहें कि बर्बाद ही हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए, मार्कानी के आने के बाद रिश्ते सुधरे हैं, पर मैं 2 चीज़ें आपको खास तौर से यहाँ कहना चाहूँगा, खास तौर से ब्राज़ील को लेकर भी और कनाडा को लेकर भी। एक तो ये देश सारे भारत की ओर क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि भारत किसी भी चीज़ को स्केल में प्रोड्यूस कर सकता है, बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारे देश टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं, लेकिन इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं, इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप बड़ी मात्रा में कोई चीज़ जो है उसका उत्पादन कर सकें। भारत जो है किसी भी चीज़ का उत्पादन बड़ी मात्रा में कर सकता है, इसलिए यूरोपीय देश भी भारत की ओर देख रहे हैं, कनाडा भी देख रहा है। कनाडा तो इसलिए भी देख रहा है कि वो अमेरिका से परेशान है, बार बार अमेरिका उसको अपने स्टेट बनाने की बात करता है, और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका और कनाडा हैं आपस में, और ऐसे में उसको एक नए ट्रेड पार्टनर की ज़रूरत है। चीन के साथ जब उसने करने की कोशिश की तो अमेरिका ने जो धमकियां दी उसके बाद वो पीछे हट गया, लेकिन भारत के साथ जो है ये कर सकता है। दूसरी तरफ जो ब्राज़ील की बात है, बोल्सोनारो जब वहाँ पे राष्ट्रपति थे तो उनकी ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन लूला जब आए तो उनकी ट्रंप के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। और जैसे 50% उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाया यूएस ने, वैसे ही ब्राज़ील पे लगाया, तो वो भी दिक्कत में है। ब्राज़ील एक अच्छा उत्पादन करता है कई चीज़ों का, और ऐसे में उसको भी भारत की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जो है यूएस से वो त्रस्त है और भारत में अच्छा बिजनेस या अच्छा बाजार उसको दिखाई दे। अमेरिकी स्ट्राइकर यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त कहाँ हैं? वो मिडिल ईस्ट में अपना टारगेट लॉक करके बैठा हुआ है।
अमेरिका यही नहीं रुकने वाला है, उसने तो कई और वॉरशिप्स को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। अपने फाइटर जेट्स को भी स्टैंड बाय पर रख दिया है। उधर ईरान भी अपने विध्वंसक मिसाइलें और ड्रोन की नुमाइश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अरब सागर में भयंकर हलचल है। पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका को लेकर परेशान है। ट्रंप की धमकियों और तैयारियों से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका से बातचीत की कोई पेशकश नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब बराबर का दर्जा दिया जाएगा। फिजूल की शर्तें थोपी गई तो ईरान कोई वार्ता नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान शराफत से बातचीत की टेबल पर आ जाए, वरना इस बार प्रहार और भी जोरदार होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया के जरिए ईरान को धमकाया। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिलाई। कहा कि इस बार ईरान में उससे भी ज्यादा बर्बादी होगी। अमेरिका ईरान की जबरदस्त घेराबंदी कर रहा है। ईरान भी तैयार है, अपनी सैन्य ताकत का एहसास करवा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मिडिल ईस्ट में सैन्य अरेंजमेंट्स को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस रीजन में हमारे 40 से 50 हजार सैनिक हैं। अगर ईरान को हिमाकत करता है तो हमें सेल्फ डिफेंस की तैयारियां तो करनी ही होगी। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि अगर कोई परिस्थिति खराब हुई तो हम तो अपनी तैयारी करेंगे ही, लेकिन अमेरिका ही है जो ईरान में लगातार तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान भी है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध होगा या नहीं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कनाडा और ईरान से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल उनमें उम्मीद नहीं थी उन्हें। आज वो ट्रंप जो है विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं। आंतरिक तौर पे अमरीकी लोग उनके खिलाफ अविश्वास करते हुए आंदोलन कर रहे, तो बाहर वो तमाम देश जिनको वो पिछलग्गू समझते हुए और उनके पालक के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, वो सारे देश आज अमेरिका के खिलाफ जाके भारत के साथ इसलिए आ रहे क्योंकि भारत एक भरोसेमंद साथी है। भारत मित्रवत व्यवहार रखता है और भारत जो सहयोग करता है उसको वो सहायता के रूप में नहीं दिखाता, उसको ये दिखाता है कि एक मित्र देश दूसरे मित्र के देश के साथ संकट की घड़ी में ये खड़ा तो आप है। भारत के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव में मैं पूछ नहीं, रही हूं कि ईरान क्या तो होगा? शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब आप यूएन वाले में देखिए, यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत किसके पक्ष में गया? ईरान के पक्ष में गया, अमेरिका के पक्ष में नहीं गया। ये जानते हुए भी कि ईरान के लिए वोट नहीं पड़ेगा ज्यादा, अमेरिका के पक्ष में पड़ेगा, उसके बाद भी उसका धन्यवाद किसने दिया? ईरान ने धन्यवाद दिया भारत को इस समर्थन के लिए। और जब इस तरीके के हालात पैदा हुए थे अमेरिका और ईरान के बीच में, तब भी ईरान ने भारत से मदद मांगी थी। भारत आज मौन है दोनों तरफ से, चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो, उसमें भी भारत स्पष्ट नहीं किया अभी तक अमेरिका को कि उसके साथ जाएगा, और ना ही ईरान के मामले में भी वो स्पष्टता के साथ। बहस का विषय ये है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई खबर है सर, बहस का विषय ये है कि अमेरिका के लिए क्या ऑपरेशन ईरान वाकई में आसान होगा भी? वेनेजुएला में जो उन्होंने किया वो कर लिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान की जितनी तैयारियां नजर आ रही है वो ट्रंप को परेशान कर रही हैं। पिछले साल ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया था वो भी ट्रंप भूले नहीं हैं। अब ईरान ने शाहिद बाघेरी को सामने लाकर ट्रंप को हड़काने की कोशिश की। शाहिद बाघेरी क्या है वो भी आपको बता दें। ये ईरान का ड्रोन कैरियर है और कहा यह जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने के लिए ही इसे तैयार किया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका का न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्राइकर है जिसे उड़ाने की धमकी ईरान हर दिन दे रहा है। अब ये ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स है या वाकई वो अमेरिका को करारा जवाब देना चाहता है? सर, विषय बहस का ये है। देखिए, अमेरिका के पास जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब ट्रंप के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो ईरान में हमला कर सकता था, जब ईरान की जनता सड़कों पर थी, उस समय ट्रंप ने कहा था कि भाई आप लगे रहो, मदद रास्ते में आ रही है। ईरान की जनता को लगा कि इस समय अमेरिका हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, लेकिन उस समय ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। और मुझे लग रहा है कि अब उस जो आंदोलन ईरान के खुमैनी सरकार के खिलाफ हुआ था, अब काफी समय मिल गया ईरान को अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। और जिस तरीके से चाइना ने अपने युद्धपोत ईरान की मदद के लिए भेजे, जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से रशिया ने तमाम तरह के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास भेजी है, ईरान ने 3000 प्रतिदिन बैलिस्टिक मिसाइल और 10,000 किलोमीटर तक मार करने की रेंज को अपने आप डेवलप कर लिया है। और ईरान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप अगर हम हमला करोगे तो आपके इस रीजन के अंदर जहां पर भी आपके सेंटर से पावर सेंटर बने हुए, वहां पर आपके जो सैन्य ठिकाने वो हमारे सारे निशानों पर है और उसको हम तहस नहस कर देंगे। ईरान ने पिछले युद्ध में जिस तरीके से मिसाइल फेंकी थी और इजराइल का आयरन डोम उसे रोकने में सफल नहीं रहा था, तो इजराइल को इस बात का डर है कि अमेरिका की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमला हो और हम इस मामले में उलझ जाएं।
अमेरिका ये देख रहा है कि अगर हम ईरान से लड़ते हैं तो ये युद्ध कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान से लड़ना सर, शुरू करता है और उसमें अमेरिका को कौन नहीं हड़का रहा है? नहीं, अमेरिका यही सोच रहा है कि अगर ईरान से युद्ध लड़ना शुरू करते तो कोई ऐसा तो नहीं कि चीन और रूस पूरी ताकत लगा देते और युद्ध लंबा खींचेगा। तो ईरान को सपोर्ट करने के लिए चीन ने तो अपना साजो सामान भेजा ही ईरान के पास। इधर हुती भी अमेरिका को हड़का रहे हैं राहुल जी। हुती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी किया, ये वीडियो मैं आपके सामने रख देती हूं। ईरान पर अगर हमला किया तो अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी मिलिट्री शिप्स और कारोबारी जहाजों को मिडिल ईस्ट में तबाह कर देंगे। एक अमेरिकी टैंकर को उड़ाने का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए हुती ने अपनी ताकत बताने की कोशिश की है। फिर आप भले ये कहते रहे कि हुती जो है वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हुती जो है विद्रोहियों का एक ऐसा संगठन है जिसे ईरान जो है वो लगातार समर्थन देता आया है। लेकिन जो भी है, अगर युद्ध छिड़ा तो नुकसान तो अमेरिका का भी होगा। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का होगा, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है उसके सामने ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा है नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईरान की बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, आपने हुतीज़ बोले हैं, ये जो हैं विभिन्न जगहों पर, जहाँ मिडल ईस्ट में विभिन्न जगहों पर उनके जो अड्डे हैं उन पर ज़रूर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए क्या क्या हुआ है। आप देखिए यूएई ने ये कहा है कि आप हमारा एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, आप हमारे वाटर्स यूज़ नहीं कर सकते, आप ओवरहेड वो यूज़ नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया ने भी यही कहा है कि आप जो है हमारे ज़मीन को, आसमान को, जो समुद्र को यूज़ नहीं कर सकते। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल है। इसमें आप इससे सम्मिलित करें, तुर्की भी मुश्किल पैदा करेगा अमेरिका बिल्कुल। की? अब अमेरिका की जितनी भी अटैक होगा वो जो है आप मुश्किल होगा वो अटैक करना, अगर ये देश जो हैं उसको अपना एयर स्पेस या बाकी सब इस्तेमाल करने नहीं देते। ये मुश्किल जंग होने वाली है यूएस की। और यूएस क्या सच में ईरान में क्या कुछ कर सकता है जैसे उसने इराक में किया था? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि यूएस की जनता क्या अपने सोल्जर्स को ज़मीन पर उतरने देगी? ये बड़ी चुनौती है। और यूएस के सामने ये ज़रूर है कि वो मिसाइलों से हमला कर सकता है, बाकी सब कर सकता है, लेकिन जब तक ग्राउंड फोर्सेस जो है किसी चीज़ को कैप्चर नहीं करती तब तक कोई देश जो है उसमें ये नहीं माना जा सकता कि उसने कैप्चर कर लिया या उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ईरान को ये भी दिखाई देता है और ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। वो भी जो अलग अलग अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, ट्रंप ने हाल के दिनों में जितने इश्यूज अपने हाथ में लिए हैं वो उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। रूस यूक्रेन वॉर जो है वो ट्रंप के लिए मिशन इम्पॉसिबल रहा। मिडिल ईस्ट में भी वो फंसे हुए हैं। ईरान को चीन और रूस डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। एर्दोगान के करीबी और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि ईरान पर हमले को हम जायज नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बातचीत के टेबल पर आए, मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब ना करें। तब ये देखिए, अच्छा, अमेरिका ईरान के बीच तनाव जिस तरह से बढ़ा है, अमेरिका ये कह भले ही रहा है कि वो ईरान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अभी तक हमला हुआ नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इस वक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। ईरान के आसपास फाइटर जेट और हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरानी सेना ने लाइव फायर अभ्यास किया। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान में सब कुछ हाई अलर्ट पर है। अमेरिका F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स तैनात कर चुकी है। दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। तो एक तो इसमें तुर्की की हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। तुर्की ये कह रहा है कि जो भी इस वक्त अमेरिका कर रहा है दैट इज अनजस्ट, ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन वॉर के सारे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वॉर के सिग्नल्स तुर्की का कारण भी है, क्योंकि तुर्की इस्लामिक जगत का खलीफा बनने की कोशिश एर्दोगान की तो है। जितना रेडिकलाइजेशन अभी हुआ है इनके रेजिम में हुआ है, तो उससे पहले टर्की में नहीं लेकिन था। वो तो ईरान और तुर्की दोनों के बीच में, ईरान चाहता मैं खलीफा बनूं, तुर्की चाहता मैं खलीफा बनूं। बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इस्लामिक कंट्री की एकजुटता को देखते हुए, ध्यान में मुस्लिम ब्रदरहुड को देखते हुए, हालांकि ये दूसरे एकदम दोनों एकदम अलग अलग हैं, ये शिया और सुन्नी हैं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर जैसे होता है ना कई बार कि आप अपने घर में जो है लड़ रहे होते हैं, लेकिन पड़ोस के साथ झगड़ा होता है तो आपस में सब इकट्ठे हो जाते हैं। वही दिख रहा है, तत्काल दिख रहा है। अंदर से जो भी बात रही होगी टर्की की, लेकिन कम से कम तत्काल हो। और खास करके चूंकि उनको इजराइल भी सामने दिख रहा है, तो इसलिए वो चाहते होंगे कि ऐसा न हो कि ईरान को कमजोर कर दिया जाए, ताकि एक ताकत ऐसी है जिससे इजराइल थोड़ा बहुत डरता है, तो जो टर्की है और ईरान है, ये दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं। बाकी और कोई ऐसी ताकत नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर जिससे जो है वो इजराइल को कोई डर भय हो। अब रही बात कि
वहाँ पर अटैक होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों चाहेंगे कि अटैक करके रिजीम वहाँ पर चेंज किया जाए, और जो एयर स्पेस का जो सपोर्ट है मुझे लगता है वो पाकिस्तान से मिलेगा उनको। सब देगा पाकिस्तान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगा दिया। अब देखिए, फ्रेंड्स आर बिकमिंग फोर्स, ये स्थिति भी पैदा हो रही है। नेतन्याहू ने कहा कि हम सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, हम भारत और जर्मनी के साथ मिलकर नए और अत्याधुनिक हथियारों के प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे ताकि कभी भी हथियारों या गोला बारूद की कमी ना हो। आप सुने नेतन्याहू को। שלנו ושל האמריקנים בכלי הנשק החדישים ביותר, אפילו דמיוניים, שאנחנו מפתחים כאן, בייצור משותף בינינו לבין ארצות הברית, פיתוח וייצור משותף, והדבר נכון גם לגבי מדינות אחרות. זה לא סוד שבחודש הבא יבקר כאן נשיא הודו, ידידי, נרנדרה מודי, אנחנו הולכים לדבר על זה, והיו גם מדינות אחרות שהיו כאן, כולל קנצלר גרמניה, מרץ. नेतन्याहू के जो रिश्ते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ या भारत के साथ कैसे, और इजराइल के हमेशा से भारत के साथ रिश्ते कैसे रहे, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो उनकी दूरदर्शिता है, वो ये कह रहे हैं कि हम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। उसके पीछे कारण क्या है वो एक और तस्वीर के जरिए आपको समझ में आएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू की एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो पार्किंग में मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके मोबाइल फोन के कैमरे पर एक टेप चिपका हुआ है। दरअसल नेतन्याहू सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, नेता नहीं है, बल्कि कभी स्पेशल फोर्स यूनिट के कमांडो भी रह चुके हैं, और यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर उनकी सोच हमेशा बेहद सख्त और सतर्क रही है। समीर जी, यही मैं इसीलिए इस तस्वीर की बात कर रही थी कि वो ये समझते हैं कि केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। वो खुद जब कमांडो रह चुके हैं तो वो ये जानते हैं कि यू नीड मेनी फ्रेंड्स व्हेन यू गो इनटू वॉर। देखिए, इजराइल तो अभी तक अमेरिका के भरोसे ही रहा, और सबसे बड़ी ताकत इजराइल के पीछे कोई अगर रहा है तो अमेरिका रहा है, और अमेरिका के कारण इजराइल अभी तक बचा रहा है दुनिया के तमाम अपने दुश्मनों से। नेतन्याहू जो कह रहे थे वो एक्चुअली उन्होंने जो बाइडेन का नाम लिया, उन्होंने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई बाइडेन ने हमें जो मदद चाहिए थी उस समय नहीं दी, और बेसिकली वो ट्रंप को खुश करने के उन्होंने बयान दिया कि भाई ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से हमें मदद मिल रही है और उसकी उन्होंने तारीफ की है, और सीधा हमला उन्होंने बाइडेन पर किया था। वो अमेरिका के बारे में ये कह नहीं सकते कि अमेरिका हमारे साथ नहीं था। अमेरिका सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है, और इजराइल के अमेरिका के कारण इजराइल आज इतनी बड़ी ताकत बना हुआ और दुश्मनों से बचा हुआ है। ईरान पर हमला करने बहुत छोटा सा कमेंट, जो खुद इतने बड़े जासूस रहा हो, मतलब अपने देश में, भाई मुफाद की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट सर्विस है, उसे भी जासूसी का खतरा है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और सब सबसे सतर्क, सबको पता रहता है कि कौन कब कहाँ आके जासूसी करेगा, और उनको तो अपने देश में भी डर होगा ना जासूसी होने का। अभी चुनाव आ रहे हैं वहां पर, तो वो अपने देश में भी और विदेश से भी सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं। सतर्कता में ही भलाई है। आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। राकेश जी, आपका भी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़ने के लिए।